माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि नियोक्ता को विशेषाधिकार है। वो किसी भी परिस्थिति में नियुक्ति की प्रणाली, नियमावली, नियुक्ति के लिए जो समुचित संविधान है उसको लागू करना। जब 11 जुलाई को बिना किसी आश्वासन के एक विशेष संघ के नेतृत्वकर्ता के द्वारा जब आंदोलन स्थगित कर दिया गया, ऐसी स्थिति में फिर कुछ लोगों ने आंदोलन को बरकरार रखा। शिक्षकों में आपसी तालमेल, एकजुटता का अभाव स्पष्ट दिखता है। आखिर दोषी कौन है? शिक्षक दोषी है, संघ दोषी है, सरकार दोषी है, न्यायालय दोषी है या शिक्षा विभाग दोषी है? जहां तक सक्षमता परीक्षा और बीपीएससी की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए तमाम शिक्षक संघों ने आह्वान किया था कि परीक्षा का बहिष्कार कीजिए, लेकिन दोषी कौन है? शिक्षक अपनी मेधा का परचम लहराने के लिए, ख्याति प्राप्त करने के लिए संघों के आह्वान को ठुकराते हुए और बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हुए। और इस वोट में सरकार ने डोमिसाइल नीति का खुलेआम उल्लंघन किया। और एक और ये शिक्षकगण जो बीपीएससी में क्वालिफाई किए, वो बीपीएससी के अध्यापक हो गए। और जो लोग बीपीएससी में आए उनको संघों ने निष्कासित करना शुरू कर दिया। सरकार को दोषारोपण से मुक्त कर दिया। शिक्षक संघ के नेताओं को दोष मुक्त कर दिया, लेकिन शिक्षक दोषी हो गए क्योंकि अपने मेधा का परचम उन लोगों ने लहराया था। अब बीपीएससी कर गए तो हम यूपीएससी की परीक्षा नहीं देंगे क्या? ये उहापोह की स्थिति है। शिक्षकों में आपसी तालमेल नहीं है, जो बिल्कुल अस्पष्ट हो गया है। सक्षमता परीक्षा में बिल्कुल पर्दा हट गया है। पर्दे के पीछे से अब बात करने लायक कोई भी नहीं है। और इधर उच्च न्यायालय के, जैसा राहुल जी ने कहा कि माननीय न्यायालय के द्वारा जो आदेश निर्गत किया गया शिक्षकों के मामले में, वो वेतनमान, नियोजन में रहना, सक्षमता परीक्षा नहीं देना, बीपीएससी जूनियर हो जाएंगे और बहुत सारी उपलब्धियों की चर्चा एक तथाकथित नेता कर रहे हैं। बिल्कुल शिक्षकों को उहापोह की स्थिति में रख रहे हैं। फिर उनको हानि होगा, फिर एक बार वो इधर उधर भटकेंगे। और भटकाव की स्थिति शिक्षकों के सामने है। चौराहे पर खड़ा हो जाते हैं। कोई कहते हैं सक्षमता परीक्षा दीजिए, कोई कह रहे हैं नियोजन में रहना ही बहुत फायदेमंद होगा। अरे आप संघर्ष करते करते अभी तो आप जिस स्थिति में आए हैं, आप पदोन्नति की बात क्यों नहीं करते? प्रोन्नति की बात क्यों नहीं करते हैं? आपको राजकर्मी का दर्जा मांगने के लिए किसने उस्काया? कौन लोग है? इसके पीछे भी राज है। जैसे सरकारी होते हुए, सारी सुविधाओं को प्राप्त करते हुए सबको खो दिए इन तथाकथित शिक्षक संघ के नेताओं के द्वारा। आज नियोजन, आपकी तो नियोजन में नियुक्ति ही हुई है और उसमें जितने भी धाराओं का उल्लेख था, चाहे वो आर्टिकल 20 हो और जो आरटी में जो 23 सेक्शन की बात हो, आप उसकी बात नहीं करते, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप राजकर्मी बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा चाहिए, ओपीएस भी चाहिए, एनपीएस भी चाहिए। क्या बात है? आपको किसने उस्काया राजकर्मी का दर्जा के लिए? आप नियोजन में रहते हुए आज जिस स्थिति में आप आए हैं, वो संघर्ष के बल पर आए और उन संघर्षों को आप भूल गए, उस एकजुटता को आप भूल गए। आपने तो संघर्ष किया है जो एक मिसाल था, और आज जो यथास्थिति आई है, फिर एक बार उहापोह की स्थिति और चौराहे पर खड़ा करने की हुई है। आखिर निर्मित होना और त्याग पत्र देना दोनों दो बात है। और त्याग पत्र देकर नई नियुक्ति होना, विशिष्ट अध्यापक बनना, ये तीसरी बात हुई।
और नियोजन में ही रहना ये चौथी बात हो गई। क्या स्थिति बना रखी है आप लोगों ने? कुछ तो सोचिए, कुछ तो एकजुट होइए, एक तरह की बात बोलिए। कोई कहते हैं नियोजन बाद में बहुत वेतनमान मिलेगा, ओपीएस मिलेगा, एनपीएस की बात नहीं हो रही है। जो मिल रहा है वही तो आप उसको नहीं लेना चाह रहे हैं, आप स्वयं लड़ रहे हैं आपस में। तो स्थिति वो एक बचपन में कहानी हुआ करता था, बंदर और दो बिल्ली की कहानी, वही स्थिति में हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग बुद्धिजीवी हैं और इससे इतर भी हम लोग कहीं राजनीतिक सोच और राजनीतिक जो महकमे है उसमें घुसने का प्रयास कर रहे हैं। वो पाठ तो स्पष्ट है, नदी का दो पाठ है, शिक्षकों का दो पाठ हो गया है और कुछ का तो कई पाठ हो चुका है और पाठ में विभाग तो हो गए हैं ये लोग और कानूनविदों का सहारा ले रहे हैं और सब कंफ्यूज हो रहे हैं। शिक्षकों को कोई राय दी जाती है तो आप ही के डिबेट के बाद कुछ कटाक्षपूर्ण, एक बुद्धिजीवी होने के नाते वैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं वो डिबेट में नहीं आ सकते हैं, दो लाइन बोल नहीं सकते हैं, जो सही बात है उसको स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कटाक्ष ऐसा करेंगे कि सबसे बड़े कानून के ज्ञाता वही है। कंफ्यूज करने वाले हम ही आपके बीच के लोग हैं जो कहेंगे मैं 2000 का हूं, 2006 से मैं नियुक्त हूं, मैं सक्षमता क्यों दूं? भाई आप नियोजित रहिए ना, 60 वर्षों तक की आपकी सेवा तो है ही, लेकिन आप पेंशन के हकदार हो जाइएगा, सरकारी सुविधाओं के अधिकार में हो जाइएगा। आप अधिकारी ऐसा नहीं है। आप जब राजकर्मी घोषित होंगे तो विशिष्ट पहचान होगी आप और सरकार की सारी सुविधाओं का गैर योजना मद से आपका भुगतान होगा। अभी योजना मद में है आप, ये नहीं है 65% सरकार देगी केंद्र सरकार और 35% ये देती है और वो अभी मिड डे मील के तहत। आपकी स्थिति दयनीय है। आगे आने वाला समय जो है पेंशन के क्या वेतन के लाले पड़ेंगे आपको। आपकी तो एक ही मांग होनी चाहिए थी कि हमारा भुगतान वेतन का या सारा भुगतान जो हो वो गैर योजना मद से हो, एक बार में सरकारीकरण हो जाता। अभी तो आप प्लान में हैं, नॉन प्लान से आपका होगा। अभी तो महालेखाकार के द्वारा अलॉटमेंट आता है, केंद्र सरकार पर आप निर्भर हैं, आपको बिहार सरकार दे रही है क्या? सरकारीकरण होते आप गैर योजना में आ जाएंगे और बिल्कुल सारी सुविधाओं के हकदार हो जाएंगे, आपको राइट हो जाएगा। आप पदोन्नति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, वेतनमान लड़ते झगड़ते रह जाइएगा। लेकिन अभी तक जो आपकी यथास्थिति बनी है, आपकी एकजुटता और संघ के निर्धारण और उसके बाद आपका संघर्ष यही रहा है। लेकिन जब टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो जाएंगे, बीपीएससी, विशिष्ट, नियोजित, नियमित, टेट +2, -2, जब तक ये करते रहेंगे तब तक तो सरकार मजा लेगी और के पाठक जैसे तानाशाह लोग आप पर हुकूमत करते रहेंगे।